नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है 10 न्यू इनकम टैक्स बेनिफिट फॉर पेंशनर्स इन फाइनेंशियल ईयर 25-26। दोस्तों आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल ईयर 25-26 यानी कि आपका होता है असेसमेंट ईयर 2026-27, जिसमें पेंशनर को क्या क्या बेनिफिट, क्या क्या फायदे जो है वो यहां पर मिलते हैं। 10 बेनिफिट की बात करेंगे, 10 फायदे की बात करेंगे जो इनकम टैक्स में यहां पर पेंशनर को दिए जाते हैं। तो पेंशनर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों को पेंशन इनकम मिल रही है तो उनके लिए क्या फायदा, क्या बेनिफिट इनकम टैक्स के अंदर आपको फाइनेंशियल ईयर 25-26 में मिल रहा है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है। दोस्तों एक चीज इंपॉर्टेंट बता दें, अगर आपको कोई सर्विस चाहिए जैसे कि जीएसटी रिटर्न फाइलिंग करवाना चाहते हैं, इनकम टैक्स की फाइलिंग करवाना चाहते हैं, कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाना चाहते हैं या कोई भी सर्विस आप चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 8799144520 पर। आप हमें कॉल या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से भी बात कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अभी बिलेटेड रिटर्न की लास्ट डेट है, बिलेटेड है, या फिर अगर आप रिवाइज रिटर्न करवाना चाहते हैं तो इसकी है 31 दिसंबर 2025। इसके बाद ध्यान रखिएगा आप ना बिलेटेड ना रिवाइज रिटर्न भर पाएंगे। अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी हुई तो उस पर 25% एडिशनल टैक्स आपको देना होगा, यानी लेट फीस तो आपको देनी पड़ेगी बिलेटेड की 1000 5000, साथ साथ में आपको 25% एक्स्ट्रा टैक्स भी देना होगा। इसी के साथ अगर 31 दिसंबर की बात करें तो यहां पर जीएसटीआर 9 और 9C की भी डेट लास्ट जो है वो 31 दिसंबर है। अगर ये भी आप फाइल करवाना चाहते हैं तो आप इस दिए गए नंबर पर या नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और रिटर्न फाइलिंग करवा सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज वीडियो को एंड तक आप जरूर देखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, ताकि और लोगों को भी इसकी जानकारी मिले। तो आइए आ जाते हैं अपने सबसे पहले पॉइंट में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी पेंशनर्स के लिए। तो पहला जो पॉइंट है, नो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग अप टू 39,500 पर मंथ पे। अगर आपको पेंशन इनकम सिर्फ हो रही है तो 39,500 की अगर आपको पेंशन हर महीने हो रही है तो ध्यान रखिएगा आपको कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं बनना है। या इससे कम हो रही है, जैसे 20,000 हो रही है, 25,000 पेंशन आ रही है, 30,000 आ रही है, 35,000 आ रही है, 38,000 आ रही है, या फिर आपको 39,500 तक की हर महीने पेंशन आ रही है, तो आपको फाइनेंशियल ईयर 25-26 यानी असेसमेंट ईयर 26-27 में कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न या आईटीआर भरने की जरूरत नहीं है। देखो 39,500 पर मंथ यानी कि सालाना आपको कितनी पेंशन आ रही है, 39,500 मल्टीप्लाई बाय 12 यानी 4,74,000 की अगर आपकी पेंशन है तो उस केस में आपको छूट दी गई है, इनकम टैक्स रिटर्न आपको नहीं बनना है। यहां पर हम क्या करेंगे, 4,74,000 में से 75,000 आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है न्यू टैक्स रिजीम में। ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करें तो 50,000 का डिडक्शन वहां पर आपको अलाउ किया जाता है। 4,74,000 में से 75,000 गया तो 3,99,000 तक आपकी यहां पर पेंशन हो जाती है, नेट पेंशन होती है। जहां पर सरकार ने इस बार जो स्लैब रेट रखी है 25-26 के लिए वो बढ़ाकर 3 लाख से बढ़ाकर कर दी है 4 लाख, यानी 4 लाख तक आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, कोई इनकम टैक्स रिटर्न बनने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं असेसमेंट ये 26-27 के लिए तो जीरो टैक्स आपको लगेगा अगर आपकी इनकम जो है वो 4 लाख तक है। यानी अगर आपकी टैक्सेबल इनकम की बात करें स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद तो 3,99,000 है, ये आपकी बिलो 4 लाख है, ना ही इस पर आपको कोई इनकम टैक्स लगेगा, पहली चीज। दूसरा, ना ही आपको कोई इनकम टैक्स रिटर्न यहां पर भरना होगा। तो अगर आपकी सिर्फ पेंशन इनकम है 4 लाख के अंदर है तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ना आईटीआर फाइल करना है
ना सरकार को कोई टैक्स आपको देना है अगर आपकी इनकम जो है हर महीने 39,500 की हो रही है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपको कोई बैंक का इंटरेस्ट आ रहा है, एफडी का इंटरेस्ट आ रहा है, रेंटल इनकम आ रही है या कोई कैपिटल गेन की इनकम आ रही है और 4 लाख से ज्यादा सभी इनकम को मिलाकर हो रहा है, तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। तो आपकी अगर सिर्फ पेंशन इनकम है, जो लोग पेंशनर है, 39,500 तक पर मंथ आपको बेनिफिट दिया जाएगा हर महीने। अगर आपकी हुई यानी अप्रैल 2025 से लेकर मार्च 2026 तक आपको ध्यान रखना है हर महीने आपकी 39,500 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर हम बात करें ईयरली की बात करें तो 4,74,000 यानी 75,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न नहीं बनना है। आ जाते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे। अब बात करते हैं यहां पर कि आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं पेमेंट करना अगर आपकी पेंशन हर महीने 1,06,250 आपको मिल रही है। यहां पर आईटीआर फाइल करना आपको जरूरी हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आपको ध्यान रखिएगा पेंशन इनकम होनी चाहिए, सिर्फ पर मंथ की बात कर रहे हैं 1,06,250 तक है, तो कोई भी इनकम टैक्स आपको पे नहीं करना, यानी कोई भी टैक्स लायबिलिटी आपको नहीं आएगी। तो यहां पर 2 तरीके हमें ध्यान रखने, एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाता है, दूसरा आपको 87A का रिबेट मिल जाता है जहां पर 0 टैक्स होगा अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 12 लाख के अंदर है। तो जो लोग पेंशनर है जिन्हें 1,06,250 पर मंथ मिल रहा है, यानी ईयरली आपको कितना मिल रहा है, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,75,000 रुपया आपको ईयरली दिया जाएगा। यहां पर स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 75,000 मिल जाता है, तो टैक्सेबल इनकम कितनी होती है, 12,75,000 रुपये माइनस 75 यानी 12 लाख की आपकी नेट इनकम हो जाती है, जिसमें 12 लाख तक आपको 87A का रिबेट मिल जाता है और यहां पर 60,000 की छूट टैक्स की आपको मिल जाती है। तो 60,000 जो टैक्स आपका बनेगा वो पूरी की पूरी छूट 87A रिबेट से आपको मिल जाएगी, कोई टैक्स आपको नहीं देना, लेकिन रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है क्योंकि 4 लाख से ज्यादा इनकम क्रॉस हो गई है। तो न्यू टैक्स रेजिम असेसमेंट ईयर 26-27 में टैक्सेबल इनकम आपकी 12 लाख के अगर अंदर है तो इनकम टैक्स जो है वो आपको 0 होगा, और यहां पर ध्यान रखिएगा आपको पूरा का पूरा रिबेट जो है वो 60,000 का मिल जाएगा, फाइनल टैक्स आपका 0 आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा आपकी जो पेंशन है वो यहां पर 1,06,250 के अंदर होनी चाहिए, तो कोई भी इनकम टैक्स आपको नहीं लगेगा, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न आपको फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। तो ये दूसरा फायदा है, ये दूसरा बेनिफिट है जो पेंशनर्स को दिया गया है। अगर आपके सिर्फ पेंशनर इनकम है 1,06,250 तक, कई लोगों को यहां पर हाई पेंशन इनकम मिलती है, तो ध्यान रखिएगा जिन लोगों को 1 लाख की पेंशन मिल रही है, 50,000 की पेंशन मिल रही है, 80,000 की पेंशन मिल रही है, तो उन्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई टैक्स आपको नहीं लगेगा, सिर्फ आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। अब तीसरा पॉइंट जो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पॉइंट जो वो पहले पॉइंट से लिंक करता है। यहां पर दिया गया है एक्सेप्शन फॉर पॉइंट नंबर 1। हमने पॉइंट नंबर 1 में आपको बताया था कि आपकी 39,500 पर मंथ जो है वो पेंशन होगी या इससे बिलो होगी, तो आपको या टोटल की अगर एनुअल की बात करें तो 4,75,000 से अंदर होगी, तो आपको कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं बनना, ना ही कोई टैक्स देना है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है, भले ही आपकी इनकम इससे बिलो भी क्यों ना है, आपको मैंडेटरी इनकम टैक्स रिटर्न बनना होगा कुछ केसेस के अंदर। आइए देखते हैं कौन से केसेस है। आईटीआर फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी होगा, इवन आपकी पेंशन जो है वो 39,500 से कम है पर मंथ, या फिर सालाना 4,75,000 से कम है, तो यहां पर कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं रूल 2025 के तहत। अगर आप डिपॉजिट करते हैं 50 लाख रुपया या उससे ज्यादा सेविंग बैंक अकाउंट में, इंक्लूडिंग पोस्ट ऑफिस, या एक से ज्यादा आपके सेविंग अकाउंट क्यों ना हो, सभी को मिलाकर ध्यान रखिएगा 50 लाख से ज्यादा हो, एक बैंक है, 2 बैंक है, 10 बैंक है, पोस्ट ऑफिस में कर रहे हो, आईटीआर फाइल करना आपको मैंडेटरी है। आपको फिर इनकम क्राइटेरिया नहीं देखना, यानी पहला जो पॉइंट है वो आपके लिए वैलिड नहीं रहेगा। अगर आपने करंट अकाउंट के अंदर 1 करोड़ रुपया या उससे ज्यादा का ट्रांजैक्शन किया है, एक अकाउंट है, 2 अकाउंट है, तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। क्रेडिट कार्ड एक्सपेंडिचर 2 लाख से ज्यादा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने 1 लाख से ज्यादा पेमेंट किया है, फॉरेन ट्रैवल आप कर रहे हैं, एक्सपेंस आप कर रहे हैं 2 लाख से ज्यादा खुद पर कर रहे हैं, अपने फैमिली मेंबर्स पर कर रहे हैं, टीडीएस या टीसीएस आपका डिडक्ट हुआ है 50,000 से ज्यादा, तो टीडीएस और टीसीएस कंबाइंड आपका 50,000 से ज्यादा हुआ है, तो उस केस में आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। अगर आप रिफंड भी क्लेम करते हैं तो भी आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। अगर आपका बिजनेस टर्नओवर है 60 लाख से ज्यादा, भले ही आपका प्रॉफिट कम है, प्रॉफिट 4 लाख के अंदर है, लेकिन टर्नओवर आपने 60 लाख कर दिया, आईटीआर मैंडेटरी हो जाएगा। प्रोफेशनल रिसीट आपकी 10 लाख से ज्यादा, आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा।
फॉरेन इनकम है, फॉरेन एसेट्स है, चाहे बैंक हो, फॉरेन बैंक हो गए, फॉरेन शेयर्स हो गए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट किया है। कैरी फॉरवर्ड अगर लॉसेस है, अगर आपके बिजनेस लॉस है, कैपिटल लॉस है, फ्यूचर एंड ऑप्शन के लॉस है, स्पेकुलेशन लॉस, हाउस प्रॉपर्टी लॉस, यहां पर आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है, भले आपकी 4 लाख से इनकम कम भी क्यों ना है। पर्सन पेइंग रेंट, अगर आप रेंट दे रहे, घर का ही रेंट आप 50,000 से ज्यादा हर महीने दे रहे हैं, और अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हो गया 194 IB के अंदर, टीडीएस एज ए टेनेंट डिडक्ट हुआ है, आईटीआर फाइल करना आपके लिए जरूरी हो जाता है। अगर आपका कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट है किसी भी एसेट्स में जो आउटसाइड इंडिया है, आईटीआर फाइल करना आपके लिए जरूरी होगा। अगर आप रिफंड क्लेम करना चाहते हैं, इनकम टैक्स रिफंड, टीडीएस रिफंड या इंटरेस्ट रिफंड, आईटीआर फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी होगा। तो यहां पर जो पहली हमने कंडीशन बताई थी वो एप्लीकेबल नहीं होगी अगर किसी भी एक कंडीशन को आप सेटिस्फाई कर देते हैं। तो ये जो कंडीशन हमने आपको बताई, इनमें से कोई भी एक कंडीशन अगर आपकी सेटिस्फाई हो गई, आईटीआर आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा, भले ही आपकी इनकम जो है वो 4 लाख से कम भी क्यों ना हो, फिर आपको ये इनकम नहीं देखनी है। आ जाते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे, टैक्स सेविंग। बहुत इंपॉर्टेंट है। 38,750 की आपको टैक्स सेविंग हो जाती है अगर आपकी पेंशन इनकम या कोई अदर इनकम जो वो 13 लाख तक होती है। तो पेंशन इनकम अगर आपकी है, पेंशनर है, 13 लाख तक की है, तो 38,750 का टैक्स सेविंग आपकी होने वाली है। कैसे होने वाली है आइए समझते हैं। आपकी अगर पेंशन इनकम 13 लाख है, लेस इसमें से हम स्टैंडर्ड डिडक्शन करेंगे 75,000 रुपए, तो नेट टैक्सेबल पेंशन इनकम कितनी हुई? 12,25,000 रुपए। अब क्योंकि यहां पर जो रिबेट लिमिट है वो 12 लाख तक मिलती है, तो यहां पर आपकी इनकम कितनी क्रॉस हो गई है? 12 लाख से ऊपर कितना हो गया? 25,000। यहां पर आपको 60,000 का रिबेट नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपकी इनकम जो है 12 लाख से क्रॉस कर गई है, 87 रिबेट तभी आपको मिलेगा जब आपकी इनकम 12 लाख के अंदर है। 12 लाख के अंदर से नहीं है, इस वजह से 60,000 का रिबेट आपको नहीं मिलेगा। टोटल टैक्स आपका कितना बन जाएगा? तो पहले 4 लाख तक तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, फिर 4 लाख से 8 लाख पर 5% यानी 20,000 का टैक्स, फिर 8 लाख से 12 लाख के अंदर 10% यानी कि 4 लाख पर 40,000 का, और ये जो 25,000 है इस पर 15% टैक्स आपका लगेगा 3750 रुपया। कुल टैक्स आपका हो गया 63,750 का। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि क्योंकि आपकी 12 लाख से 25,000 रुपये इनकम बढ़ी है, आपको यहां पर 60,000 जो टैक्स रिबेट मिलना था वो तो ऐड हुआ, साथ में 3,750 भी आपकी टैक्स लायबिलिटी में ऐड हो जाता है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, आपकी टैक्सेबल इनकम जो है वो 12 लाख से क्रॉस कर गई है, तो आपको 60,000 का रिबेट नहीं मिलेगा, लेकिन यहां पर आपकी इनकम कितनी बढ़ी है? सिर्फ 25,000 रुपये ही बढ़ी है। आप कहोगे सरकार को मेरा टैक्स तो आपने बढ़ा दिया, जीरो होता, जीरो से सीधा 63,750 कर दिया, जबकि मेरी तो इनकम से 25,000 बढ़ी है। अगर ये 25,000 इनकम मेरी नहीं होती तो मेरा टैक्स तो जीरो था, क्योंकि 60,000 का मुझे रिबेट मिलना था, लेकिन क्योंकि 25,000 बढ़ी है जिसकी वजह से यहां पर मेरी टैक्स लायबिलिटी ज्यादा आ रही है, तो सरकार कह रही है आपको हम देंगे मार्जिनल रिलीफ। 87A के अंदर आपको मार्जिनल रिलीफ तब मिलेगी जब आपकी इनकम क्रॉस हो जाएगी 12 लाख से ज्यादा। तो 12 लाख से ज्यादा है तो आपको मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। अगर आपका एक्स्ट्रा टैक्स जो भी है वो यहां पर कभी भी आपकी एक्स्ट्रा इनकम से ज्यादा नहीं हो सकता, यानी 25,000 से ज्यादा आपका टैक्स नहीं हो सकता। तो फाइनल टैक्स कितना आया? तो 25,000 जो है सरकार कहेगी ये 25,000 जो है वो आप टैक्स भर दीजिए, 4% सेस भर दीजिए, तो 26,000 रुपए तक आप टैक्स सरकार को दे दीजिए। मार्जिनल रिलीफ हम आपको दे देंगे, कितनी देंगे? 63,750 का आपका टैक्स बन रहा था, 25,000 इसमें से आप कम कर दीजिए, 1,000 आपका सेस भी हो जाता है, तो 37,750 की आपको मार्जिनल रिलीफ, यानी अगर सेस हटा दें तो 38,750 की मार्जिनल रिलीफ आपको हम देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपकी 13 लाख की इनकम है तो सिर्फ 25,000 टैक्स देना, बाकी का 38,750 आपको मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट मिल जाता है। 87A का रिबेट आपको अलाउ कर दिया जाता है। तो ये भी एक फायदा, ये भी एक बेनिफिट सभी पेंशनर को यहां पर दिया गया है। आ जाते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट पे। तो फिफ्थ पॉइंट के अंदर आपको एग्जम्पशन मिलता है आईटीआर फाइलिंग को लेकर, भले ही आपकी इनकम जो है वो 4 लाख से ज्यादा क्यों ना हो। आपको इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना, 4 लाख से ज्यादा है, 12 लाख तक भी है, 12 लाख से ज्यादा भी क्यों ना है, तो भी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना। हाँ, 12 लाख से ज्यादा होगा तो टैक्स आपको भरना आ जाएगा। टैक्स जो है जो बैंक है वो भरेगी, किस केस में भरेगी आइए समझते हैं। अगर आपकी एज 75 साल या उससे ज्यादा, आप स्पेसिफाइड पेंशनर है या सीनियर सिटीजन है, रेसिडेंट है, तो आपकी ध्यान रखिएगा सिर्फ पेंशन इनकम होनी चाहिए। आपकी ब्याज की इनकम हो सकती है, सेविंग का ब्याज हो सकता है, एफडी का ब्याज हो सकता है, लेकिन सेम बैंक में होना चाहिए। यानी जिस बैंक में आपको पेंशन आ रही है
उसी बैंक में सेविंग का ब्याज, एफडी का ब्याज आपको आना है। आपकी कोई भी बिजनेस इनकम नहीं होनी चाहिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, F&O, इंट्राडे ट्रेडिंग, रेंट इनकम नहीं होनी चाहिए, डिविडेंड इनकम नहीं होनी चाहिए, विनिंग की इनकम नहीं होनी चाहिए। अगर ये सभी में से कोई भी इनकम अगर आपकी हुई, ये बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। आपका कोई भी सेविंग या एफडी अकाउंट जो है किसी दूसरे बैंक में नहीं होना चाहिए, यानी उसी बैंक में होना चाहिए जहां पर आपको पेंशन मिलनी है। आपके पास एक से ज्यादा बैंक अकाउंट बिल्कुल ही कतई ही नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, स्पेसिफाइड बैंक जो है वो आपका टीडीएस डिडक्ट करेगी 194P के तहत। आपको एक फॉर्म जो है वो जमा करना है, ये डिक्लेरेशन फॉर्म है जो आपको स्पेसिफाइड बैंक जो शेड्यूल बैंक है जो सीबीडीटी द्वारा नोटिफाइड करी गई है, उस बैंक को ये फॉर्म जमा करना है। एक बार आपने जमा कर दिया, बैंक जो है वो आपका टीडीएस डिडक्ट करेगी, कोई डिडक्शन है या रिबेट है उसको कंसिडर करने के बाद। तो कोई भी यहां पर जो है नो इनकम टैक्स डिडक्ट अप टू 12,75,000, अगर 12,75,000 तक है तो कोई टैक्स आपका नहीं कटेगा, लेकिन उससे ज्यादा हुआ तो फिर टैक्स कट के सरकार को जमा कर दिया जाएगा। ITR 1 आपके लिए एग्जेम्प्टेड है इस केस के अंदर, लेकिन अगर आपको ITR 2, 3, 4 अप्लीकेबल है तो ITR फिर आपको मैंडेटरी फाइल करना पड़ेगा। अगर बैंक ने डिडक्ट कर दिया सभी के सभी जो टैक्स, जो भी अगर 12 लाख से ज्यादा क्रॉस कर गया है और जो भी टैक्स है वो डिडक्ट करके सरकार को जमा कर दिया, तो सरकार इसे मानेगी कि पूरा का पूरा आपने कंप्लायंस किया है, एज ए इनकम टैक्स रिटर्न आपने भर दिया है। तो टैक्स अगर बैंक जमा कर देती है, अगर लायबल है, तो उस केस में आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको एक फॉर्म जमा करना है। फॉर्म है 12BBA के अंदर, और कोई भी टीडीएस आपका डिडक्ट नहीं होना चाहिए इंटरेस्ट को लेकर। अगर ऐसा हो गया तो उस केस में आपको ITR फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पे, नो एडवांस टैक्स फॉर पेंशनर इन फाइनेंशियल ईयर 25-26 है। तो अगर आप एक पेंशनर है तो ध्यान रखिएगा, आपको कोई भी एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं देना है, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन है, ये जानना जरूरी है। तो अगर आप पेंशनर है, आपको पेंशन इनकम, सेविंग का ब्याज, एफडी का ब्याज, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से ब्याज हो रहा है, रेंट इनकम हो रही है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, डिविडेंड की इनकम हो रही है, तो कोई भी एडवांस टैक्स देने की जरूरत नहीं है, भले ही आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा क्यों ना हो। आपको क्या करना है, इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त सेल्फ असेसमेंट चालान आपको देना है ITR फाइल करते वक्त, जिसके लिए आपके लिए ड्यू डेट होगी 31 जुलाई 2026। अगर सरकार ने एक्सटेंड नहीं करी तो ये आपकी ड्यू डेट होने वाली है। लेकिन अगर आपके बिजनेस इनकम हुई, प्रोफेशन इनकम हुई, इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन 44AD के अंदर, प्रिजम्पटिव बेसिस पर 44AD के अंदर, 44AE के अंदर अगर आप दिखा रहे हैं इनकम, तो उस केस में ध्यान रखिएगा, अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी जो है वो 10,000 से ज्यादा हुई तो एडवांस टैक्स आपके लिए मैंडेटरी होगा। बिफोर 31 मार्च 2026 से पहले पहले आपको ये जमा कर देना है, अदरवाइज आपको ब्याज जो है वो लग जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर बिजनेस और प्रोफेशन इनकम है और टैक्स लायबिलिटी आपकी 10,000 से कम है तो आपको एडवांस टैक्स देने की जरूरत नहीं है। 234B 234C ये एडवांस टैक्स के लिए होता है। अगर ये बिजनेस वाली इनकम है तो ये इंटरेस्ट जो है वो अप्लीकेबल रहेगा, अदरवाइज ये इंटरेस्ट जो है वो आप पर अप्लीकेबल नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, ITR फाइल करते हैं आफ्टर ड्यू डेट के बाद तो 234A का ब्याज आपको लगेगा, भले ही आपके यहां पर जो है पेंशन इनकम भी क्यों ना हो, बिजनेस इनकम ना भी हो, बिजनेस इनकम हो भी, लेकिन ये ब्याज तो आपको लगेगा 1% पर मंथ जब तक आप रिटर्न फाइल नहीं करेंगे। यानी 31 जुलाई के बाद अगर आपने बिलेटरल रिटर्न भरा है तो जब तक आप फाइल करेंगे उतने पीरियड का आपको यहां पर ब्याज लगेगा। प्रॉपर्टी बेचिए, गेन हुआ है, कोई यहां पर एडवांस टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये उन लोगों के लिए, उन पेंशनर के लिए जिनकी एज 60 साल या उससे ज्यादा है, जो लोग यहां पर रेसिडेंट है। तो जो पेंशनर है 60 साल से ज्यादा है उन पर यह नियम लागू है, एडवांस टैक्स देना जरूरी नहीं है अगर आपके बिजनेस और प्रोफेशन इनकम नहीं है। आ जाते हैं अपने 7th पॉइंट पे। 7th पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिक्स डिपॉजिट करते हैं, इंटरेस्ट यहां पर कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा अप टू 1 लाख तक का। तो अगर आप पेंशनर है, एफडी करते हैं, बैंक में करते हैं, पोस्ट ऑफिस में करते हैं, कोऑपरेटिव बैंक में करते हैं, तो ध्यान रखिएगा टीडीएस की लिमिट सरकार ने यहां पर बढ़ा दी है। 60 साल से ज्यादा जिन लोगों की एज है, रेसिडेंट है, तो आपके लिए 50,000 नहीं अब 1 लाख की लिमिट कर दी है। तो अगर आपको ब्याज मिल रहा है एफडी, आरडी, एमआईएस, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट से, तो कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। वैसे तो सेविंग इंटरेस्ट पर तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, कई लोग कहते हैं कि सेविंग इंटरेस्ट पर जो है आपका टीडीएस डिडक्ट होगा, नहीं होगा। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, इसके अलावा सेविंग के अलावा अगर आपका कोई टीडीएस है तो वो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा अगर 1 लाख के अंदर है। पर फाइनेंशियल ईयर ये आपको लिमिट मिलती है। 1 लाख से ज्यादा हुआ तो उसके इसमें 10% टीडीएस डिडक्ट होगा 194A के तहत। पैन नहीं हुआ तो 20% की रेट पर डिडक्ट होगा। ध्यान रखिएगा, अगर 1 लाख से ज्यादा भी है तो भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा अगर आप फॉर्म 15H जो है वो बैंक में या पोस्ट ऑफिस में जमा कर देते हैं। बैंक यहां पर जो लिमिट है वो एग्रीगेट देखता है सभी ब्रांच वाइज टीडीएस के लिए, यानी 3 ब्रांच है तो तीनों ब्रांच का देखिएगा टोटल इंटरेस्ट कितना दिया है, 1 लाख से ज्यादा है
टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाएगा। टीडीएस अप्लाई कब होगा? इंटरेस्ट जब क्रेडिट किया जाएगा, फाइनेंशियल ईयर एंड में हर साल जो इंटरेस्ट क्रेडिट किया जाता है तब टीडीएस एप्लीकेबल होगा, ना कि एफडी आपकी जब मैच्योर होती है। 1 लाख की लिमिट भी ध्यान रखिएगा, पर बैंक, पोस्ट ऑफिस या कोऑपरेटिव बैंक देखी जाएगी। 4 बैंकें हैं तो 4 बैंकों के अंदर आपको हर एक बैंक में 1-1 लाख की लिमिट आपको मिलेगी, यानी 4 लाख की लिमिट यहां पर मिल जाएगी। एज आपकी 60 साल से ज्यादा होनी चाहिए, रेसिडेंट आप होने चाहिए। एनआरआई को यहां पर अलाउ नहीं है, 30% फुल इंटरेस्ट पर देना होगा। फॉर्म एच भी यहां पर जमा नहीं कर सकते। तो अगर आप यहां पर पेंशनर है, 60 साल से ज्यादा है, तो फिक्स डिपॉजिट पर इंटरेस्ट जो है अप टू 1 लाख पर कोई भी टीडीएस डिडक्ट आपका नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं पीपीएफ में। अगर आप निवेश करते हैं, पीपीएफ का ब्याज है, विड्रॉल करते हैं, तो ये आपके लिए एग्जेम्प्ट होगा। न्यू टैक्स रिजिम में आपको अलाउ किया जाता है, ओल्ड टैक्स रिजिम में तो आपको मिलता ही है। पीपीएफ का ब्याज है कंप्लीटली टैक्स फ्री एग्जेम्प्ट है न्यू टैक्स रिजिम में। ध्यान रखिएगा, ब्याज तो आपका है, लेकिन अगर कोई मैच्योरिटी है, विड्रॉ अगर आप करते हैं तो उसकी भी जो प्रोसीड है वो भी आपके लिए टैक्स फ्री होगी। हालांकि कंट्रीब्यूशन जो है वो यहां पर न्यू टैक्स रिजिम में अलाउ नहीं होगा। यहां पर ओल्ड टैक्स रिजिम अगर आप ऑप्ट करते हैं तो 1.5 लाख का बेनिफिट आप इसमें भी ले सकते हैं। यानी ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको ट्रिपल ई का फायदा मिलता है, लेकिन न्यू टैक्स रिजिम में सिर्फ आपको डबल ई का फायदा मिलेगा, सिर्फ इंटरेस्ट का और विड्रॉल या मैच्योरिटी का। यहां पर आपको कंट्रीब्यूशन का भी मिल जाता है। तो यहां पर आपका लॉस क्या होता है? अगर न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करने से 80C का डिडक्शन जो है वो आपको 1.5 लाख का नहीं मिलेगा अगर आप पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं। पीपीएफ जो है वो एक सेफेस्ट टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट स्कीम है जिसको सरकार यहां पर गवर्न करती है, रिस्क फ्री रहती है और टैक्स फ्री रहती है। यहां पर अगर आपको पीपीएफ का ब्याज हो रहा है, मैच्योरिटी हो रहा है, तो ये इनकम टैक्स में रिपोर्ट करना आपके लिए जरूरी है। एग्जेम्प्ट इनकम में इसको जरूर दिखाएं, अदरवाइज आपको नोटिस आ सकती है। पीपीएफ का जो इनकम है वो यहां पर कोई भी टीडीएस अट्रैक्ट नहीं करता, ना ही टैक्स ऑडिट अट्रैक्ट करता है, ना ही इस पर कोई कैपिटल गेन लगता है। पीपीएफ अगर आप पार्शियल विड्रॉल कर रहे हैं 5 साल के बाद भी तो भी ये आपके लिए एग्जेम्प्ट है। अगर आपने लोन लिया है पीपीएफ के अगेंस्ट तो लोन अमाउंट भी आपका टैक्सेबल नहीं होगा, वो भी आपके लिए एग्जेम्प्ट रहता है, यानी उस पर कोई टैक्स आपको नहीं लगेगा। तो पीपीएफ के अंदर अगर आप निवेश करते हैं तो एग्जम्पशन, बेनिफिट, फायदा न्यू टैक्स रिजिम में भी आपको दिया जाता है। अब इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो पेंशनर है, साथ में अपना जो हाउस है वो यहां पर एक से ज्यादा अगर आपके घर है तो फायदा आपको दिया गया है। 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हाउस यहां पर अब आपको अलाउ किया जाएगा। पहले एक ही था, अब आप 2 प्रॉपर्टी को जो है सेल्फ ऑक्यूपाइड कर सकते हैं। आपको डीम्ड लेट आउट नहीं दिखाना, यानी दूसरे घर पर आपको नोशनल रेंट जो है जो यहां पर नहीं दिखाना अगर वो खाली पड़ा हुआ है। सरकार पहले उस खाली घर पर भी आप पर टैक्स लेती थी, क्योंकि यहां पर आपको सिर्फ एक घर अलाउ किया जाता था, लेकिन अब 2025 में आपको 2 घर अलाउ किए जाएंगे। तो बजट 2025 आया था जहां पर 2 घर यहां पर अलाउ किए गए थे सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए, फॉर इनकम टैक्स पर्पस के लिए। एनुअल वैल्यू यानी रेंट वैल्यू अब इन दोनों घर की जो है वो आप नील लिख सकते हैं, कोई नोशनल रेंट आपको नहीं देना है, चाहे आपका दूसरा घर भी क्यों ना है। पहले क्या होता था, सिर्फ एक ही घर का यहां पर अलाउ किया जाता था, लेकिन अब दूसरे घर का भी जो है आपको डीम्ड रेंट दिखाने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए अगर आपके पास 3 घर है तो यहां पर 2 घर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड कर सकते हैं और बाकी का जो एक घर है उसको आप लेट आउट कर सकते हैं। बेनिफिट ये जो है वो आपको दूसरे घर के लिए दिया जाएगा अगर आपका दूसरा घर खाली पड़ा हुआ है या सिर्फ ओकेशनली आप वेकेशन के टाइम जाकर यूज करते हैं तो ये फायदा आपको दिया जाएगा। अगर वो लेट आउट है तो उस केस में यहां पर आपको रेंट देना होगा। होम लोन इंटरेस्ट है, डिडक्शन कैप जो है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का वो कंटिन्यू रहेगा। यहां पर ध्यान रखिएगा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का जो बेनिफिट है वो न्यू टैक्स रिजिम में नहीं मिलता और टैक्स रिजिम में आपको अलाउ होता है। लेट आउट के केस में आपको एनुअल रेंट, म्युनिसिपल टैक्स, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू टैक्स रिजिम में भी ये बरकरार रहेगा। चेंज जो होगा ये जो 2 घर का चेंज है वो फाइनेंशियल ईयर 25-26 यानी असेसमेंट ईयर 26-27 से लागू है। कंप्लायंस बर्डन को कम करने के लिए पुरानी कंडीशन क्या होती थी, दूसरा घर कब मिलता था, जब आप एम्प्लॉयमेंट में होते थे या बिजनेस पर्पस के लिए अगर बाहर गए, दूसरा घर खाली है तो आपको अलाउ किया जाता था, उसको नील दिखा सकते थे। लेकिन अब चाहे कोई भी रीजन क्यों ना हो आपको यहां पर 2 घर अलाउ किए जाएंगे। बस आपको आईटीआर फाइल करनी है। सिंपली आपको क्या मार्क करना है, 2 घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड करना है अपनी चॉइस के हिसाब से। तो बाकी के जो घर होंगे, अगर आपके 3 है 4 है तो 2 घर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हर साल ये चेंज आप कर सकते हैं। आ जाते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप पेंशनर है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो 14 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ध्यान रखिएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 12 लाख तो आपको यहां पर जो है रिबेट मिल जाता है, प्लस 1,25,000 रुपया आपको लॉन्ग टर्म का एग्जम्पशन, प्लस 75,000 रुपया स्टैंडर्ड डिडक्शन, कुल मिलाकर 14 लाख का बेनिफिट फायदा यहां पर आपको दिया जाता है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप्लाई होता है, किन पर अप्लाई होता है, अगर आप बेचते हैं लिस्टेड शेयर्स आफ्टर होल्डिंग देम मोर देन 12 मंथ्स, 12 महीने के अंदर बेचा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन,
उस पर आपको ये 1,25,000 का एग्जम्पशन नहीं अलाउ होता है। 112A जो कवर करता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लिस्टेड इक्विटी शेयर, लिस्टेड म्यूचुअल फंड या फिर लिस्टेड ओरिएंटेड ETF। पहले यहां पर आपको 1 लाख की लिमिट थी, लेकिन सरकार ने इसको बढ़ाकर जो है वो 1,25,000 कर दिया। इसका मतलब ये है 1,25,000 आपको यहां पर फाइनेंशियल ईयर हर साल जो है वो टैक्स फ्री लिमिट मिलेगी। हर साल आप 1,25,000 का बेनिफिट ले सकते हैं। 1,25,000 से ऊपर अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चला गया तो 12.5% प्लस सरचार्ज प्लस सेस पर आपको टैक्स लग जाएगा। ये बेनिफिट अगर आपको क्लेम करना है तो ध्यान रखिएगा, एसटीटी जो है वो परचेज और सेल दोनों पर यहां पर पेड होना चाहिए। इंडेक्सेशन का बेनिफिट कोई भी आपको नहीं मिलेगा। आप चाहें तो इसको लॉस भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ तो वो भी यहां पर आप एडजस्ट कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने, शॉर्ट टर्म या अदर इनकम के सामने आप लॉस ना सेट ऑफ कर पाएंगे ना ही कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। एग्जम्पशन जो है वो हर साल आपको दिया जाएगा नॉट पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से। अगर आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम एक्सक्लूडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बिलो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हुई, यानी आपकी टोटल इनकम जो वो 3 लाख हुई और आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितनी है 4 लाख, तो 1 लाख आपकी ये फ्री बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, ये भी आपको मिल जाएगी। यानी 1,25,000 का तो मुझे मिल रहा था, प्लस 1 लाख का और मिल जाएगा, तो 2,25,000 का आपको फायदा बेनिफिट यहां पर एक्स्ट्रा मिल जाता है। अनयूटिलाइज बेसिक एग्जम्पशन लिमिट आप यूज कर सकते हैं रिड्यूस टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए। तो 1 लाख का ये एक्स्ट्रा फायदा आपको लॉन्ग टर्म में मिल जाता है अगर आपका कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं है। तो दोस्तों ये 10 पॉइंट है, ये 10 बेनिफिट है जो पेंशनर को यहां पर दिए जा रहे हैं इनकम टैक्स के अंदर फाइनेंशियल ईयर 25-26 यानी असेसमेंट ईयर 26-27 में। तो इनका बेनिफिट लीजिए, फायदा लीजिए। ITR जब आपको अप्लीकेबल होगी तब आपको फाइल करना है। 31 जुलाई 2026 आपके लिए डेट होगी। सरकार अगर डेट एक्सटेंड करती है तो उस पर देखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी यहां पर आपके लिए ये 10 बेनिफिट पॉइंट है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।